बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी होस्ट सहर फरीद और ये है मेरा नया चैनल। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आप सबको मालूम होगा कि जो मेरा पहला चैनल था वो डीमोनेटाइज हो गया, तो इस वजह से जो नॉवल मैंने कंटिन्यू किया था अपने पहले चैनल पे, उसके सारे एपिसोड्स आपको अभी इस नए चैनल में मिलेंगे। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, और सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो बस आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जिस तरह आप सबने मेरे पहले चैनल को इतना सारा प्यार दिया था, उसी तरह मुझे आप सबके सपोर्ट की इस चैनल में भी बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लेना है। और अगर आपको एपिसोड अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट आपने लाजमी करना है। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी दिन ब दिन जो है इंटरेस्टिंग होने जा रही है, और आज का एपिसोड भी बहुत ही रोमांटिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। महमा को इमरजेंसी में ले जाया गया था। वो बेचैनी से कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। फरवा मुसलसल कुरानी आयत का विद करते दुआएं मांग रही थी, जबकि आहान एक कोने में खड़ा ज़मीन को घूरते हुए जाने क्या तलाश कर रहा था। फ़ोन की बेल पे मीर शाह मुतवज्जो हुआ। मुराद का फ़ोन था, मतलब उन्हें इल्म हो गया था। हेलो, किधर हो तुम और क्या हुआ है महमा को? उसकी मुतफक्किर सी आवाज़ आई। अरमान के पास है हम, और महमा को क्या हुआ है ये तो डॉक्टर ही बताएंगी। इमरजेंसी में है अभी तो वो। ज़ारून को अभी पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मुराद को साथ ज़ारून की फ़िक्र हुई। ज़ारून से पहले जाने मैं क्या कर दूँ, सिर्फ डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा हूँ। इस बार ज़मान शाह का अमल नाकाबिले माफ़ी है। इस बार उसे कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मीर शाह ने फैसला सुना के फ़ोन बंद किया और आहान के पास आया। मीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जानता था उसके अंदर कैसी टूट फूट हो रही होगी। भाई, क्या आप मुझसे जेल में मिलने आया करेंगे? आहान की आवाज़ में जाने क्या था। मीर शाह को भी खौफ महसूस हुआ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अल्लाह ना करे तुम क्यों जेल जाने लगे? अगर बंदा किसी का कत्ल कर दे फिर जेल ही जाता है। आहान की आंखों में ऐसे तासुरात कम अज़ कम मीर शाह ने ऐसे कभी नहीं देखे थे। पागल मत बनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मीर ने दहल के उसको देखा। ज़मान से मैं खुद निपट लूँगा। तुम खुद को किसी मुश्किल में नहीं डालोगे। मज़ीद मैं तुम्हें खुद को ज़ाया नहीं करने दूंगा। तो फिर ऐसा करे भाई, आप ये दिल भी निकाल के फेंक दे जिसे एक पल चैन नहीं है। तिल तिल मर रहा हूँ मैं। उसे कहे ये ना करे मेरे साथ। मैंने तो कभी कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा था, मगर मुझे जिंदा तो रहने दे। आहान के लहजे में ऐसा दर्द, ऐसी तड़प थी कि मीर शाह जैसे मजबूत असाब के मालिक की भी आंखें नम हुई। मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, तुम इधर से हिलना नहीं, ओके? अरमान भी उधर ही है। मैं फरवा को छोड़ने जा रहा हूँ हवेली। वो लोग भी मेरे ख्याल में हवेली के लिए निकल चुके थे। वापसी पे शाहाना चची को ले आऊँगा। लड़कियों का इधर रुकना मुनासिब नहीं लगता। सारे रास्ते खामोशी रही। हवेली पहुंचते ही वो तीर की तरह अंदर दाखिल हुआ। फरवा लाहौल पर थी, पीछे होली। 5-6 मिनट बाद सब हवेली पहुंच चुके थे। बीजान मुसलसल रोई जा रही थी। उष्णा और इरहा उन्हें दिलासा दे रही थी। मीर कैसी है वो करमोजली? मुझे ले चलो, उसे देखो तो सही, नहीं तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। होश नहीं आया अभी तक उसे। ज़मान किधर है? उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। इस वक्त औरत की इस कदर पामाली पे, वो भी उनके घर की बेटी और उन्हीं के घर के मर्द के हाथों, हरगिज़ भी नाकाबिले कबूल थी उसे। अंदर जो पेशेंट है उनके साथ आप हैं? डॉक्टर ने बाहर खड़े आहान से पूछा। जी हम हैं। कैसी है वो? अरमान जल्दी से आगे बढ़ा। आहान तो जैसे बुत बन गया था। डॉक्टर, अरमान कोई लेडी नहीं है आप लोगों के साथ? डॉक्टर उन दोनों को देख के थोड़ा सा हिचकिचाई। जी बस वो अभी आते ही होंगी, भाई गए हैं उन्हें लेने। आप लोग मेरे कैबिन में आ जाए। अल्लाह सब खैर हो। वो मरे मरे कदमों से पीछे चल पड़े। ये मैरिट है? डॉक्टर ने महमा के मुतालिक इस्तफार किया। जी मैरिट है, मेरी भाभी है। अरमान ने सर झुकाए कहा। डॉक्टर ने अजीब सी नज़रों से साथ वाली कुर्सी पर सर झुकाए वजीहा मगर ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा से लड़के को देखा। ये इनके हस्बैंड है? पहली बार आहान ने लहू रंग होती आंखें उठाई। जी नहीं, अरमान गड़बड़ाया। आप लोगों की फैमिली इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस तरह का केस आपके घर में होना बहुत ताज्जुब की बात है। खैर, इनकी मेंटली और फिजिकली कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बहुत बुरी तरह अब्यूज़ किया गया है इन्हें। इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, फिर नेक्स्ट ही पता चलेगा। अरमान वही बैठा था। डॉक्टर जाने और क्या कह रही थी, मगर आहान झटके से वहाँ से निकल आया था। उसे लगा जैसे कमरे में ऑक्सीजन कम हो गई हो। एकदम उसका सांस रुकने लगा। वो अपना सीना मसलते हुए सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि अरमान खुद फ्रीज हो चुका था डॉक्टर की बात सुन के, और वो भी आहान के सामने। वो शर्म के मारे मरने को था। इस कदर इखलाक से गिरी हुई हरकत उसके भाई ने की थी। ऐसा वहशियाना सलूक, यह खुदा! वो वही सर पकड़ के बैठा था। आहान मुश्किल से खुद को घसीट के कॉरिडोर में नस्ब चेयर तक लाया था। वो लड़की जिसे आहान कांटा भी चुभे तो आहान को अपने सीने में तकलीफ महसूस होती थी, आज वो इन हालों में थी। क्या हुआ है महमा को? किधर है? ज़ारून का सांस बुरी तरह फूला हुआ था। आहान बिना कुछ कहे उसे देखे गया। कुछ पूछ रहा हूँ आहान, बोलो कि वो ठीक है मेरी बहन। ज़ारून ने उसे झिंझोड़ा। अभी तक तो जिंदा है, मगर ज़्यादा देर जिंदा रहेगी या नहीं, वो मार देगा उसे, बल्कि वो मार चुका है उसे, और मुझे भी। आहान के लहजे से ही ज़ारून को तशवीश हुई, इसलिए वो शायद उसका मुझे भी सुन नहीं पाया था। पेशेंट को होश आ गया है। ज़ारून नर्स के पीछे ही भागा, पर दरवाजे पर ही उसके कदम ज़मीन पर जकड़े गए थे।
اس کی بہن اس کے ہوتے ہوئے ان حالوں میں تھی، اسے لگا وہ کبھی اپنی بہن کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے نکل گیا۔ شاہانہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی تھی، وہ بالکل خاموش تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سے اس نے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا تھا، آنکھیں بالکل ساکت تھی۔ میری پیاری بیٹی، یہ پی لو، پھر میڈیسن بھی تو لینی ہے۔ شاہانہ بیگم نے اسے پچکارا۔ فکر نہ کرے مامی، نہیں مرتی میں، اب تک زندہ ہوں تو آگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ ایسے نہیں کہتے، بہت ہمت والی بیٹی ہو تم تو۔ شاہانہ کے دل کو کچھ ہوا۔ کتنی صابر، سلیقہ شعور، نیک سیرت، خوبصورت اور سلجھی ہوئی بچی تھی وہ۔ تھوڑا سا پی لو، چلو بات مانتے ہیں نا۔ مہمان نے خاموشی سے سوپ پیا۔ نرس نے اسے میڈیسن دی۔ زارون کہا گیا ہے۔ میر شاہ اس کا نمبر ملا رہا تھا جو ریسیو نہیں کیا گیا۔ اسے پریشانی ہوئی۔ جوان خون تھا، کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے وہ۔ آہان تم گھر جاؤ، صبح ہونے والی ہے، جا کے ریسٹ کرو۔ مہما ٹھیک ہے اب؟ شاہانہ چچی ہے اس کے پاس، ارمان بھی یہیں پر ہے۔ میں ذرا زارون کو دیکھتا ہوں، جانے کہاں چلا گیا ہوگا، یقیناً زبان کی تلاش میں نکلا ہوگا۔ میر شاہ نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ زارون کو دیکھیں۔ آہان وہی بیٹھ گیا۔ میر شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کو دیکھے۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، میں آتا ہوں۔ زارون شاہ آیا تھا ادھر؟ میر شاہ پہلے ڈیرے پر آیا تھا۔ جی شاہ جی آئے تھے، زمان شاہ کا پوچھا اور چلے گئے تھے اسی ٹائم۔ اوکے، تم جا کے آرام کرو، گیٹ بند کر لو۔ کدھر چلا گیا ہے یہ لڑکا؟ اس نے زمان کا نمبر ملایا، رنگ ہو رہا تھا مگر اس نے اٹھایا نہیں۔ میر نے ایک اور نمبر ملایا۔ 2 نمبر سینڈ کیے ہیں، ان کی لوکیشن ٹریس کرو، ابھی 5 منٹ سے پہلے۔ اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں سے کسی کے ذمہ لگایا تھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سر، دونوں نمبرز کی لوکیشن سیم شو ہو رہی ہے، آپ کو سینڈ کی ہے۔ مطلب زارون شاہ پہنچ گیا تھا زمان شاہ تک؟ اللہ خیر کرے، وہ غصے میں کوئی نقصان نہ کر لے۔ میر کو زمان کی بالکل پرواہ نہیں تھی، فکر تھی تو زارون کی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ میر شاہ گولی کی طرح نکل کے اندر بھاگا۔ یہ زمان کے کسی آوارہ دوست کا فلیٹ تھا۔ سامنے کا منظر واقعی میر کی توقع کے عین مطابق تھا۔ زمان کے 3 دوست زخمی حالت میں بے ہوش پڑے تھے، جبکہ زارون نے مار مار کے زمان کا برا حال کر دیا تھا۔ صرف 15 منٹ میں وہ زمان تک پہنچ گیا تھا، اب بھی وہ مسلسل اس کو ضربے لگا رہا تھا۔ زمان کی حالت بہت ابتر تھی، یقیناً اس کے دوست بھی زارون سے مزاحمت کے سلسلے میں درگت بنوا کے پڑے تھے۔ زارون، چھوڑو اسے، مر جائے گا وہ۔ میر نے آگے بڑھ کے زارون کو روکنے کی کوشش کی کہ اس کے تو سر پہ جیسے خون سوار تھا۔ زمان کہاں اس کا مقابلہ کر سکتا تھا، منٹوں میں وہ زارون نے اسے ادھیڑ کے رکھ دیا تھا۔ آپ بیچ میں مت آئے بھائی، آج میں اسے اچھے سے بتاؤں گا کہ جس کو اس نے موت کے منہ میں پہنچا دیا ہے، زارون شاہ کی بہن ہے وہ، اس کا بھائی ابھی زندہ ہے۔ ہر بار چپ ہو گیا، اندیکھا کرتا رہا کہ میری بہن رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی میرے سامنے، مگر اب اسے 1 منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یا تو یہ رہے گا حویلی میں، یا پھر میں اپنی بہن کو لے کر شفٹ ہو جاتا ہوں کہیں اور۔ میری بہن کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اب۔ اس کا نام بھی میں برداشت نہیں کروں گا اپنی بہن کے نام کے ساتھ۔ پیپرز بنوا رہا ہوں صبح ہی، اگر یہ زندہ بچ گیا تو سائن کروا دے اس سے۔ میں اب کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کروں گا، بس بہت ہوا۔ کول ڈاؤن یار، ہم سب ہے نا، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ابھی چلو یہاں سے، تمہیں کیا لگتا ہے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ چلو میرے ساتھ۔ بمشکل میر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ حویلی لایا تھا۔ حویلی میں تو جیسے صف ماتم بچ گئی تھی، ہر کوئی اپنے آپ میں چور سا بن گیا تھا۔ اس وقت وہاں گھر کے بڑے موجود تھے، لڑکیوں کو بھی جان نے اٹھوا دیا تھا وہاں سے۔ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے میر نے عادت کے مطابق پہلے سامنے والے کو بولنے کا موقع دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے، سب سوچوں میں گم تھے۔ اشنا کی حالت خراب ہو چکی تھی، وہ جو بالکل نارمل ہو چکی تھی، آج عرصے بعد اسی ٹراما کے زیر اثر تھی۔ میں شرمندہ ہوں کیونکہ میرے بیٹے نے حرکت ہی ایسی کی ہے۔ بخدا میں خود بھی اس شادی کے لیے رضامند نہ تھا، مگر شاید یہی لکھا ہوا تھا۔ محراب شاہ نے سر جھکائے بات کی۔ دادا جان، فیصلہ تو ظاہر ہے آپ کو ہی کرنا ہے۔ ایک طرف آپ کا پوتا ہے تو دوسری طرف آپ کی نواسی۔ ظالم اور مظلوم کے اس کیس میں آپ کس کے حق میں کھڑے ہیں؟ میر شاہ نے کاظم شاہ کی طرف رخ کیا۔ ہم سب ہی شرمندہ ہے بیٹا، مجھے کچھ نہیں کہنا اپنے پوتے کے حق میں، کیونکہ اس بار اس نے غلطی نہیں کی کہ ہم نظر انداز کر دے۔ اس بار اس نے گناہ کیا ہے، اپنی بیوی کی حرمت کو پامال کیا ہے، اور اس کا یہ عمل ناقابل معافی ہے۔ مہما جو فیصلہ کرے گی وہی مانا جائے گا۔ کاظم شاہ نے فیصلے کا حق مہما کو دے دیا تھا۔ میں اپنی بہن کے لیے خود فیصلہ کروں گا، کیونکہ میری بہن رشتوں کے بوجھ تلے دب کے ایک بار غلط فیصلہ کر چکی ہے، اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے کیا کچھ برداشت کر چکی ہے، یہ بھی سب کے سامنے میں اسے مزید اپنے ساتھ غلط نہیں کرنے دوں گا۔ اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ زمان کو یہ حویلی اور مہما دونوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر وہ یہاں رہے گا تو میں اپنی بہن کو لے کر چلا جاؤں گا، اور میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میرا بیٹا کیوں اپنا گھر چھوڑے گا؟ یہ اس کے باپ دادا کا گھر ہے، اس کے ماں باپ بہن بھائی رہتے ہیں یہاں پر، وہ کیوں چھوڑے؟ عروسہ بیگم بڑکی، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اب کہ اگر تم نے ایک لفظ بھی اس ناہنجار کی حمایت میں بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زیادہ مسئلہ ہے تو چلی جاؤ اپنے بیٹے کے پاس۔ محراب شاہ کی گرجدار آواز گونجی۔ مجھے زارون کا فیصلہ منظور ہے۔ محراب شاہ نے سب سے پہلے اپنا ووٹ مہما کے حق میں دے کر اپنے ظرف کا ثبوت دیا۔ سبھی کو اس کا فیصلہ درست لگا۔ میر بھائی، اشنا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز ایک بار آپ اسے دیکھ لیں، وہ بار بار آپ کو ہی بلا رہی ہے۔ میر شاہ باہر نکلا جب ارہا نے اسے پیچھے سے پکارا۔
मीरशा जल्दी से 2-2 4-4 सीढ़ियाँ पलंगता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सामने ही वो अपनी हालत ख़राब किए बैठी थी। मीरशा ने झटके से उसे अपनी गिरफ्त में किया। उसने मीरशा, ये क्या हालत है? हालत देखी है अपनी? किसने इजाज़त दी है आपको अपने साथ ये जुल्म करके मुझे इज़्ज़त देने की? मीर ने उसके चेहरे से बाल हटा के कान के पीछे किए। मेहमा को क्या हुआ है? उसने हमेशा की तरह लफ्ज़ों के टुकड़े किए। कुछ भी नहीं हुआ, वो गिर गई है शायद, इसीलिए बेहोश हो गई थी। मीर शाह उसे सच बता के मजीद खौफज़दा नहीं करना चाहता था, वरना वो जो अब हवेली के मर्दों के सामने बिना डर के आने जाने लगी थी, फिर से वापस अपने फैज़ में चली जाती। उसे फिर सारे ही शेर खान जैसे लगने लगते। मगर सब ज़मान भाई को बुरा बोल रहे हैं, क्या बात है मुझे बताएं। बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो सब अचानक चुप कर जाते हैं। ज़मान ने शायद झगड़ा किया मेहमा के साथ और उसी सबब में मेहमा सीढ़ियों से स्लिप हो गई, बस और कोई बात नहीं है, इसीलिए सब उस पर गुस्सा हैं। तो शाह आप उन्हें अपने जैसा बना दे। उसका मासूमियत भरा मशवरा इतनी टेंशन में भी मीर शाह के होंठों पे मुस्कुराहट ले आया। तो मैं कैसा हूँ? आप बहुत अच्छे हैं, कभी गुस्सा नहीं होते मुझ पे। वो लाड से उसके सीने पे उंगली से कुछ ट्रेस करते हुए बोली। ओह, तो मैं अच्छा हूँ, मगर आप तो हमेशा से कहती है कि मैं बुरा हूँ। वो तो जब कुछ कहते कहते उसने दांतों तले जुबान दबाई। जब क्या? उसने शरारत से मजीद उसे बोलने पे उकसाया। बहुत बुरे हैं आप। वो शर्माते हुए उसके सीने में मुंह छुपा गई। मीर ने पुरसकून होकर आंखें मूंद ली। शुक्र है वो उसका ध्यान मेहमा वाले वाक़े से फ़िलहाल हटा चुका था। मेहमा घर वापस आ चुकी थी। हवेली का माहौल बहुत ही अफसरदा सा था आजकल। हर कोई परेशान था। दिन बेकैफ से गुजर रहे थे। ज़ारून के फैसले के मुताबिक डिवोर्स हो चुकी थी और ये सब ज़मान से करवाना मीर शाह का काम था, वरना वो तो इस सब के बाद भी बेशर्मी की इंतहा करते अड़ चुका था और खुला के लिए मीर शाह हरगिज़ भी कोर्ट जाने के लिए हक में ना था और ज़ारून तो ज़मान के जान लेने के दर पे बैठा हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके मुराद और मीर शाह की कोशिशों से ये मामला निपटा था। ज़िंदगी लगी बंद के रूटीन के साथ गुजर रही थी। बीजान हर वक्त मेहमा की दिलजोई में मसरूफ़ रहती। उष्ना, इरहा और फरवा भी उसका ध्यान बटाने की कोशिशों में लगी रहती। इरहा खुद बहुत शर्मिंदा थी। मेहमा से उसके भाई ने हरकत ही इतनी घटिया की थी। एक उरूसा बेगम थी जिन्होंने एक बेटी की माँ होने के बावजूद इतनी संगदिली का मुजाहरा किया। उन्हें अभी भी ये लग रहा था कि उनके बेटे को हवेली से बेदखल करके उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई थी। एक माह हो चुका था इस वाक़े को। हवेली के एक बहुत पुराने मुलाजिम की बेटी की शादी थी जो कि साथ वाले गाँव में रहता था। बीजान मेहमा की वजह से जाना नहीं चाहती थी। उरूसा बेगम के आजकल वैसे ही मिजाज नहीं मिलते थे। उष्ना को तो खैर इजाज़त ही न थी कहीं जाने की, सो शाहाना बेगम को जाने के लिए कहा गया। लड़की की शादी थी और बीजान चाहती थी कि हवेली से कोई औरत लाजमी जानी चाहिए, कुछ देर के लिए सही। कुछ तोहफे तोहफ़ भी रखवाए थे उन्होंने भेजने के लिए। शाहाना बेगम की भाभी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें उधर जाना था, सो उन्होंने ये जिम्मेदारी अपनी बहू के कंधों पर डाल दी। चची मैं कैसे? वो अब शाहाना बेगम के कमरे में बैठी थी। अरे भाई, एंजॉय करना अच्छा है ना, कुछ रूटीन से हटके हो जाएगा। मगर मुराद तो घर नहीं है और उनके अलावा किसी के साथ कहीं नहीं जा सकती मैं, उनसे परमिशन नहीं ली हुई मैंने। तो इसमें क्या है, कॉल करके पूछ लो। मेरा बेटा इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है। तुमने तो बिल्कुल ही खुद को कैद कर लिया है। शाहाना को बेख्तियार उस पर प्यार आया। आप पूछ लें उनसे। इरहा, ये तुम हो? उफ बेटा, शोहर है वो तुम्हारा, आप पूछ लेना प्लीज़। वो रूहान सी हुई। अच्छा बाबा, करती हूँ कॉल। मुराद शाह स्पीकिंग। मोबाइल से उसकी मसरूफ़ से आवाज़ उभरी। बेटा जी, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी बहू को इतना डरा धमका के क्यों रखा हुआ है? शाहाना बेगम की बात पर इरहा ने गड़बड़ा के उन्हें इशारे से मना किया, जिसको वो मज़े से इग्नोर कर गई, जबकि उनकी शरारत को समझते वो पजल सी हो रही थी। एक तो उन्होंने फ़ोन भी स्पीकर पे किया हुआ था, जाने वो क्या कहता देता आगे से। हालांकि मुराद के कॉपरेट की वजह से किसी को ज़रा सा भी शक नहीं गुजरता था कि उनके दरमियान क्या चल रहा था। उसने अपनी बात बहुत अच्छे से पूरी की थी। है मैंने मैंने कब डराया आपकी बहू को? मेरी कोई शिकायत की है उन्होंने क्या? शिकायत तो नहीं की, मगर वो तुम्हें कॉल करने से ऐसे डरती है जैसे कि तुम उसे खा जाओगे। हो सकता है आपकी बहू आपके बेटे को इस काबिल ना समझती हो। मुराद ने माँ को छेड़ा। इरहा ने पहलू बदला। नाशुक्री की भी कोई हद होती है बेटा जी। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो वो मुझसे ये ना कह रही होती कि मुराद के अलावा किसी के साथ नहीं जाएगी, और अगर मुराद इजाज़त दे तो वो अलग बात है। अच्छा तो ये बात है। वैसे बहुत फर्माबरदार नहीं होगी आपकी बहू। वो जैसे मुस्कुराया। कदर करो फिर तुम। हाय, हम तो दिलो जान से उनकी कदर करते हैं। इरहा की धड़कनें बेतरतीब हुई। वो जो पहले काफ़ी मसरूफ़ लग रहा था, अब जैसे फुर्सत से गुफ्तगू फरमाने का इरादा किए हुए था। बाय द वे, कहाँ भेज रही हैं आप मेरी बीवी को? उसके तर्ज तख़ातुब पर उसकी बीट मिस हुई। इरहा को लगा वो माँ बेटा आज उसकी जान ले लेंगे। अशरफ की बेटी की शादी पे, मगर वहाँ तो आप जाने वाली थी बाबा के साथ। हाँ, मगर थोड़ी देर पहले तुम्हारी मामू की कॉल आई थी। तुम्हारी ममानी की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे उधर जाना है। अब बताओ, भेज दूँ तुम्हारी बीवी को? शाहाना ने इरहा को यूँ नर्वस होते देख मजीद बीवी पे जोर दिया। आप अपने शौहर के साथ जाएं और मेरी बीवी को बोलिएगा तैयार रहे। घंटे देर तक फ्री होके पहुंच रहा हूँ, मैं ले चलूँगा उन्हें। लो आप खुश हो ना, खुद साथ जाएगा वो। मुझे पता था, जवाबन इरहा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी, बड़ा पता है तुम्हें मेरे बेटे का। वो सब लड़कियों के साथ बिल्कुल सहेलियों की तरह रहती थी। क्या यार, इतना सिंपल? तुम भी बोरिंग हो गई हो मुराद भाई के साथ रहते रहते। फरवा ने उसकी तैयारी को देखते हुए मुंह बनाया। वो हरगिज़ भी बोरिंग नहीं है, बस ज़रा से कम गो है। इरहा ने जल्दी से मुराद की साइड ली।
ओह! फरवा ने आंखें पटपटाई। मरो तुम जाके, इरहा चिढ़ गई। भाभी डार्लिंग ज़रा ढंग से तैयार हुआ करिए, ये क्या सादा सा सूट पहन लिया है। 1 मिनट रुके, मैं सेलेक्ट करती हूँ आपके लिए कोई ब्राइट सा कलर, ताकि आप शादीशुदा लगे। हर वक्त मासियों वाला हुलिया बनाए रखती हैं आप। मेरे शादीशुदा लगने के लिए तुम्हारे भाई साथ जा रहे हैं, यही काफ़ी है। जी नहीं, आप आराम से बैठे। यार ओवर लगेगा ये। इरहा ने उसके हाथ में एक पर्पल कलर का फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट देकर कहा। जी नहीं, ये बहुत अच्छा लगेगा, फंक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा है। इवेंट्स पे तो अच्छे लगते हैं, मगर घर का फंक्शन नहीं। मगर मेरे भाई का भी तो हक है कि तुम्हें ज़रा अच्छे होलिये में देखे। सड़ी हुई बनी रहती है हर वक्त। उसके नाना करने के बावजूद भी फरवा ने उसको वही सूट पहना के उसका मेकअप भी ज़रा सा डार्क कर दिया था। फरवा उसको अब बूंदे पहना रही थी जब मुराद कमरे में दाखिल हुआ। इरहा की नज़रें बेख्तियार झुक गई, जबकि मुराद की नज़रें उस पर जम गई थी। वो एक ट्रांस की कैफियत में कदम कदम चलता आगे बढ़ा। कैसी लग रही है भाभी? फरवा ने उसे पकड़ के मुराद के सामने किया। अच्छी लग रही है। मुराद ने गहरी नज़र उस पर डाली। सिर्फ अच्छी? मैंने इतनी मुश्किल से इन्हें रेडी किया, वरना ये तो वैसे ही सर झाड़ मुंह फाड़ जाने वाली थी, और आप कह रहे हैं सिर्फ अच्छी लग रही है? फरवा को तो सदमा ही लग गया था। तो मतलब तुम अपनी तैयारी की तारीफ सुनने के मूड में हो? हाँ, मगर तैयार तो आपकी बीवी को किया है ना, तो दोनों की तारीफ होगी ना। तो मेरे ख्याल में तुमने मेरी बीवी को चुड़ैल बना दिया है, वरना तो काफ़ी प्यारी है ये। मुराद ने लब दबा के मुस्कान रोकी। आपने इरहा को चुड़ैल बोला? नहीं, मैंने बोला तुमने बना दिया है। ओके फाइन, मैं दोबारा इसको कभी तैयार नहीं करूँगी। गुड, मैं भी यही चाहता हूँ। ओके फाइन। वो तनफन करती वहाँ से निकली। इरहा ने उसके लिए कपड़े पहले ही निकाल के हैंग कर दिए थे। वो जल्दी से शावर लेने चला गया। वो वही उंगलियाँ मरोड़ते हुए आईने के सामने खड़ी थी। फरवा ने वाकई उसे हैवी लुक दे दी थी, जबकि मुराद ने उसे बोला था कि चुड़ैल लग रही हो। जब तक ये तैयार होंगे मैं जल्दी से चेंज कर लूँगी, लिपस्टिक भी लाइट कर लूँगी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और वही सूट निकाला जो पहले पहना था। मुराद बाहर निकला तो वो कपड़े उठाए वॉशरूम की जानिब बढ़ी। ये क्या है? उसने इरहा के हाथ में ड्रेस देकर पूछा। ड्रेस है? वो तो मुझे भी पता है, मगर किस लिए? ये मुझे ओवर लग रहा है, इसलिए सोचा चेंज कर लूँ। अगर मेरी वजह से चेंज कर रही है तो मत करे, मैं जस्ट फरवा को तंग कर रहा था, उसने बाल बनाते हुए कहा। वो कंफ्यूज सी करी थी। मुराद ने एक नज़र उसे देखकर परफ्यूम उठाया। अच्छी लग रही है, डोंट वरी, ओवर नहीं लग रही। कभी कभार चेंज अच्छा लगता है, थोड़ी देर की बात ही तो है। मुराद ने उसकी मुश्किल आसान की। चले? मुराद ने वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाते उससे पूछा। जी चले, मैं चादर ले लूँ बस? ओके, बाहर आ जाइएगा। इरहा ने मुस्कुराते हुए चादर ओढ़ी और एक नज़र फिर से खुद को देखा। अच्छी लग रही है। मुराद की आवाज़ कानों में गूंजी तो वो शर्मा गई। वापस पलटी तो नज़रें उसकी वॉच पे पड़ी। जल्दी से वॉच उठा के बाहर आई तो वो सामने ही मुंतज़िर था उसका। वो फ्रंट सीट पे बैठी। ये आपकी वॉच। उसने घड़ी उसकी जाने बढ़ाई। ओह थैंक्स। उसने घड़ी बांधी और गाड़ी आगे बढ़ाई। वहाँ उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वो लड़कियों के साथ बैठी थी, जबकि मुराद ज़रा फासले पे अशरफ और उसकी वालदा के पास बैठा था। बहुत प्यारी है आप, और आपका मर्द भी ढेर प्यारा है जी। लड़कियां ओट में छुप के उन्हें देख रही थी। हमने तो जी ऐसे मर्द टीवी में ही देखे हैं। आप देखना, आपके बच्चे भी ऐसे ही सोने होंगे। बच्चे? उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ। उस ख्याल ने ही इरहा को कांपने पर मजबूर कर दिया था। तुम दुराब शाह के बेटे हो? अशरफ की ज़ईफ़ उल उमर वालिदा ने उसके सर पर प्यार देते हुए पूछा। जी। मुराद ने एहतराम से जवाब दिया। जीते रहो, सलामत रहो, अल्लाह तुम्हारी माँ की आंखों की ठंडक रखे। उन्होंने शफकत से उसे दुआ दी। जब भी इरहा उन लड़कियों की बातों से बचने के लिए उठ के मुराद के पास आ बैठी। शादी को कितना वक्त हो गया है? अब वो इरहा की तरफ मुतवज्जो थी। जी अभी 4 माह हुए हैं, इरहा मद्दम सा बोली। माशाल्लाह, अल्लाह के घर से कोई खुशी की खबर है कि नहीं? वो सादा लोग खातून अपनी धुन में सवाल कर रही थी, जैसे उमूमन शादी के बाद लड़कियों से किए जाते हैं। मगर मुराद के सामने इस बात पे इरहा का चेहरा भाम छोड़ने लगा। हालांकि वो मुंह दूसरी साइड पे किए हुए खुद को अनजान जाहिर कर रहा था, मगर इरहा जानती थी वो मुराद शाह था, जो सरगोशियाँ भी सुन लेता था और इशारे भी अच्छे से समझ लेता था। वो लड़कियों से बच के अम्मा के पास आ बैठी थी, मगर यहाँ तो सिचुएशन और भी ऑकवर्ड थी। जाने क्यों उसका यूँ शर्माना घबराना मुराद को मज़ा देता था। जी अभी अभी नहीं। जाने इतना सा जवाब इरहा ने कैसे दिया था। कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत नवाजेगा इंशाल्लाह। इरहा मरने को थी, मारे हया से चेहरा सुर्खी से तमतमा रहा था। मुराद उस पर तरस खाते मुस्कुराहट दबाते वहाँ से उठ के बाहर चल दिया। सब इरहा के गिर्द जमा थी। इरहा ने वाकई सब इंजॉय किया था। फंक्शन ख़त्म होते ही काफ़ी लेट हो गया था। जब मुराद ने उनसे इजाज़त चाही तो वो उन्हें इतनी ही जल्दी भेजने पर बिल्कुल भी रजामंद न थे। वो उनकी हवेली के पुराने मुलाजिम थे और उम्र में भी बड़े थे, सो मुराद को उनकी बात माननी पड़ी। उसने अंदर इरहा को पैगाम पहुँचा दिया कि सुबह निकलेंगे। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़ के उन्हें उनकी मेहमान नवाजी की कोई कसर ना छोड़ी थी। अब वो मज़े से छत पे बैठी सबके साथ ढोलकी इंजॉय कर रही थी। मौसम बदल रहा था। खुली छत पे ठंडी ठंडी हवा बहुत सुकून दे रही थी। मौसम बदल रहा था, सो गांव और देहातों में लोग बाहर सहन में भी सो जाते थे। शुक्र था कि उन्होंने उन दोनों के लिए बिस्तर कमरे में लगाया था, वरना इरहा तो डर ही गई थी कि शायद सबके साथ उसे सहन में सोना पड़ेगा। कुछ मेहमान दूसरे कमरों में थे और मर्द हजरात बाहर बैठक में थे।
مراد بیٹھک میں بیٹھا ان کے ساتھ باتوں میں مگن تھا جب اندر سے پیغام آیا کہ اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا جائے۔ وہ اکیلا ہوتا تو یہاں ہی سو سکتا تھا، مگر ارہا کی وجہ سے اسے اٹھنا پڑا۔ کمرے میں ایک درمیانی سائز کا پلنگ اور 2 کرسیاں تھیں۔ مختصر سے سامان کے ساتھ وہ چھوٹا سا کمرہ سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ مراد جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مراد نے کنڈی چڑھائی اور آگے بڑھا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ابھی تک ریسٹ کرے تھک گئی ہوں گی۔ جی بس لیٹنے ہی لگی تھی۔ کیسا رہا آپ کا یہاں کا وزٹ؟ بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، وہ ایکسائٹڈ سی ہو کے بولی۔ گڈ۔ کمرے میں صرف ایک ہی بلب تھا، نائٹ بلب والا کوئی سین نہ تھا۔ اتنی تیز لائٹ میں نیند آنا مشکل تھا اور اندھیرے سے وہ جانتا تھا کہ ارہا ڈرتی ہے۔ اپنے کمرے میں بھی وہ اپنی سائڈ کا لیمپ جلا کے سوتی تھی۔ خیر اس نے لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھا کیونکہ سامنے سے تیز روشنی آنکھوں میں چبھن دے رہی تھی۔ ارہا اسٹیچو بنی ہوئی تھی، بالکل اسٹریٹ۔ وجہ اس کا بھاری کام والا سوٹ تھا۔ وہ بالکل بھی کمفرٹیبل نہ تھی۔ نیند تو دور کی بات، وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ جو ہی وہ کروٹ لینے کی کوشش کرتی ایمبرائڈری کے ساتھ ہیوی سیکوینس اور پرلز کا کام اسے چبھنے لگتا۔ دوسرا اسے خود بھی اتنی تیز روشنی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ رونی صورت بنا کے چھت کو گھور رہی تھی اور دل ہی دل میں فروا کو سلواتیں سنا رہی تھی اس ڈریس کے لیے۔ کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی آپ کو؟ مراد نے اس کو بے چین محسوس کر کے بازو ہٹا کے اسے دیکھا جو چھت کو گھور رہی تھی۔ جی بس شاید نئی جگہ ہے اس لیے، اس نے بہانہ گڑھا۔ اس ڈریس میں سو جائیں گی آپ؟ مراد کو اچانک خیال آیا اس کے ہیوی سوٹ کو دیکھ کر۔ یقیناً یہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ جی کوشش کر رہی ہوں، ایکچولی رات کا کوئی پلان نہیں تھا نا تو ہمارا، ورنہ میں منع کر دی تھی فروا کو۔ آپ ایسا کریں کہ یہاں کسی سے بات کریں، آپ کی ایج کی کافی لڑکیاں ہوں گی ادھر، انہیں بولے کہ آپ کو چینج کرنا ہے، کوئی سادہ سا آرام دہ سوٹ لے کر پہن لے کسی سے بھی۔ اس نے مشورہ دیا کیونکہ مراد کو خود کوفت ہو رہی تھی۔ اس کا ڈریس فرنٹ سے فل ایمبرائڈری والا تھا۔ نہیں ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آر یو شیور؟ جی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ مراد کروٹ بدل کے لیٹ گیا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ یہ بلب اتار کے پھینک دے۔ جبکہ ارہا کو اب رونا آ رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ 1 منٹ سے پہلے یہ سوٹ نوچ کے پھینک دے اپنے جسم سے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد مراد نے اس کی طرف کروٹ بدلی تو وہ جلدی سے آنکھیں بند کر گئی۔ لائٹ میں اس کی پلکوں کی لرزش واضح تھی، جس کا مطلب تھا وہ ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ساری رات یوں ہی سیدھے سیدھے لیٹ کر اکڑ جائے گی، مگر وہ کسی سے کپڑے لے کر نہیں پہنے گی۔ اسے وہ واقعہ اچھے سے یاد تھا۔ کافی ٹائم پہلے سردیوں کا موسم تھا، سب باہر ڈنر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ارہا سلپ ہو گئی تھی، پول میں گر گئی تھی، اس کے کپڑے فارم ہاؤس پہ بھی نہ تھے۔ سب نے اس کو بولا کہ مہما یا فروا میں سے کسی کے کپڑے پہن لے، مگر اس نے نہ مانا تھا اور نہ ہی مانی۔ ویسے ہی ٹھنڈ میں ٹھٹرتی ہوئی حویلی آئی اور اپنے کپڑے پہننے تھے۔ سب جانتے تھے وہ اس معاملے میں حد سے زیادہ کانشیس تھی۔ جانے مراد کے دل میں کیا آئی، اٹھ کے اپنی شرٹ اتار دی۔ ارہا اس کی آواز پہ پلٹی، مگر اسے شرٹ لیس دیکھ کے اتنی ہی تیزی سے آنکھیں بند کی۔ ہائے، انہوں نے شرٹ کیوں اتار دی؟ ارہا کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہن لو۔ اس نے شرٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اسے خود پر حیرت ہوئی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی کے کپڑے نہیں پہنتی، پھر بھی اس نے یہ حرکت کیوں کی تھی، مگر اصل جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے شرٹ اس سے لے لی۔ آپ باہر جائیں، نیا حکم آیا۔ یار باہر جاؤں گا اس طرح سے؟ اس نے اپنے شرٹ لیس ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ چینج کر لیں، میں لائٹ آف کر دیتا ہوں۔ مراد نے آگے بڑھ کے لائٹ بند کر دی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ آپ آنکھیں بند رکھنا، اوکے؟ بے شک لائٹ بند تھی، پھر بھی وہ کمرے میں موجود تھا۔ ارہا کا دل پاگل ہونے کو تھا، دھڑک دھڑک کے۔ اتنے اندھیرے میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کیا؟ کیونکہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ پھر بھی آپ آنکھیں بند رکھنا، وہ بزد ہوئی۔ میرا نہیں خیال کہ شوہروں پہ اس قسم کی پابندیاں لاگو ہوتی ہے۔ مراد کی بات کی گہرائی سمجھتے شرٹ ارہا کے ہاتھوں سے چھوٹتے بچی۔ میری مرضی، آنکھیں بند کروں چاہے یا نہ کروں؟ ارہا کی حالت غیر ہو رہی تھی اس ساری سچویشن میں۔ خیر آنکھیں بند ہے میری اور منہ بھی دروازے کی طرف ہے، بے فکر رہیں، پہلے دن ہی بتا چکا ہوں آپ کو۔ اس کی آخری بات پہ ارہا کے دل میں سوئی چبھی تھی۔ آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ واقعی اس نے جیسا کہا تھا وہ آج بھی اسی بات پہ قائم تھا۔ اس نے آنکھیں صاف کر کے شرٹ چینج کی تو مراد نے لائٹ آن کر دی۔ پرپل کھلے سے ٹراؤزر کے ساتھ مراد کی آف وائٹ شرٹ جو اس کو کافی بڑی تھی، وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ ایک تو وہ اس کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس میں اس کی پرفیوم کی خوشبو سے مزید حواس باختہ کر رہی تھی، دوسرا وہ شرٹ لیس تھا، اور تیسرا اس کی نظریں۔ ارہا تو صحیح معنوں میں پزل ہوئی۔ وہ جھجکتے ہوئے پلنگ تک آئی۔ آپ یہ لائٹ آف کر دیں، یہ بہت تیز ہے۔ اسے مراد کی نظروں سے بچنے کا یہی طریقہ نظر آیا۔ دوسرا وہ اسے شرٹ لیس دیکھ کے نروس ہو رہی تھی۔ مگر پھر آپ کو ڈر لگے گا اندھیرے سے؟ نہیں لگے گا، میں بس سونے لگی ہوں۔ پکی بات؟ جی۔ مراد لائٹ بند کر کے بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ ارہا میں نظر آنے والی تبدیلیوں کی بدولت جذبات پہ جمی برف وقت کے ساتھ پگھلنے لگی تھی۔ اس نے پوری طرح خود کو مراد کی پسند کے سانچے میں ڈال دیا تھا۔ وہ شادی کے بعد سے بھی مراد کے علاوہ کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاتی تھی۔ مراد کے سارے کام اس کے ذمے تھے، ہر چیز میں وہ اس کی پسند کا خیال رکھتی تھی۔ وہ جو اپنی کزنز پلس فرینڈز کے دھلے ہوئے کپڑے بھی یوز نہیں کرتی تھی، وہ اس وقت مراد کی پہنی ہوئی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ وہ سوچ کے مسکرایا۔ ارہا کچی پکی نیند میں تھی جب چھت پر جیسے
पता नहीं कि किसी ने छलांग लगाई हो या जाने क्या हुआ था। उसने चीख मार के मुराद की तरफ करवट बदली। श्श! मुराद ने उसे खींचकर अपने घेरे में लिया। पागल लड़की, क्या हो गया है? हम किसी और के घर पे हैं। आवाज़ बाहर तक गई होगी। मुराद, छत पे कोई जानवर है, मुझे डर लग रहा है। वो उसके सीने में मुँह छुपाए मनमनाई। बिल्लियाँ हैं यार, रिलैक्स हो। वो ऊपर है, चली जाएंगी, कमरे में नहीं आ रही। आप आराम से सो जाएं, रात काफ़ी हो गई है। एक तो अंधेरा था, ऊपर से बिल्लियाँ छत पे जाने कौन सी पार्टी कर रही थी, अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। वो इतना डरी हुई थी कि मुराद से दूर होने की कोशिश भी ना की। शादी के बाद से वो पहली बार एक दूसरे के इतने करीब हुए थे। मुराद ने उसके गिर्द बाजुओं का हिसार बनाया हुआ था, जानता था कि दोनों के दिल अब एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। वो बेखुद सा हो रहा था। वो उसकी बीवी थी, उस पर सारे हक रखता था और वो अब भी उसी की है। मगर फिर उसका इनकार याद आया। वो आज भी मुंतज़िर था उसकी तरफ से इजहार का, किसी इशारे का। सो वो मुंह जोर जज्बात को लगाम डालता खुद भी नींद के वादियों में उतर गया। सुबह जाने कितना वक्त हुआ था जब मुराद की आंख खुली। बाहर से आवाज़ें आ रही थी, मतलब सब जाग चुके थे। इरहा भी अभी तक उसके हिसार में सो रही थी। बहुत प्यारा और मुकम्मल मंजर था। बिखरे बाल, ब्राइट पर्पल लिपस्टिक से सजे याकूती लब उसकी बर्दाश्त का इम्तिहान लेने लगे थे। वो यकटक उसे देखे गया। उसकी नज़रों का कमाल था कि इरहा की भी आंख खुल गई। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटी और पलंग से नीचे उतर गई। उसे टूट के शर्म आई। वो मुराद से कैसे नज़रें मिलाएगी। मेरी शर्ट वापस कर दे। अब अपने पीछे मुराद की आवाज़ सुन के उसका दिल सुकड़ कर फैला। मैंने मुंह भी दूसरी तरफ किया हुआ है और आंखें भी बंद है। वैसे मेरी शराफत के सबूत के लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने इतने करीब आने पर भी आपके साथ कोई और किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं की। ये जाने तंज था या वो ऐसे ही ये बात कर रहा था, इरहा को समझ ना आया। उसने आहिस्ता से आगे बढ़ के अपनी शर्ट उठाई। वो इस तरह मुराद की शर्ट पहने बाहर वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी और ना ही मुराद को यूँ बिना शर्ट के बाहर जाने का कह सकती थी। सो उसने एक नज़र मुड़ के उसे देखा जो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। इरहा के होंठों पे मुस्कुराहट उभरी। एक वो था जो उसे धोखे से बुला के उसके साथ ज़बरदस्ती करने जा रहा था और एक मुराद शाह था जिसकी वो निकाह में थी। रात उसकी बाहों में भी थी मगर फिर भी वो साबित कदम था। उसने चेंज करके शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। हुरिया बैठी सोचों में गुम थी। फारिग वक्त में ये उसकी वाहिद सरगर्मी थी। उसे वो ये दिन याद आया जब वो राहत के साथ क्लिनिक गई थी। उसको अपने अंदर तब्दीलियाँ महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश हो या परेशान हो। उस दिन वो स्कूल से वापसी पर राहत के साथ एक प्राइवेट क्लिनिक पे गई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ उसे विश किया। जारून की बात सच साबित हुई थी। जारून शाह को मार दिया, मेरे बच्चे को भी मार देना। बेहोश होने से पहले जारून के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज हुरिया को एकदम याद आए। कैसा पुख्ता यकीन था उसका। मगर आप काफ़ी वीक है, फर्स्ट टाइम बहुत एहतियात करना पड़ती है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, जहन को रिलैक्स रखें। सामने बैठी डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। क्लिनिक से बाहर आते ही आंखों से उसके आंसू बह निकले थे। राहत ने उसे पकड़ के पास बेंच पर बिठा दिया था। हुरिया, संभालो खुद को। मेरे ख्याल में तुम्हें अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए। वो बाप है उसका, उसे इल्म होना चाहिए। राहत ने पुरखुलूस मशवरा दिया। नहीं नहीं, वो मेरा बच्चा मुझसे छीन लेगा। वो बहुत खौफजदा नजर आ रही थी। पागल मत बनो, तुम माँ हो और तुमसे तुम्हारा बच्चा कोई नहीं छीन सकता। उठो अब घर चलो, फिर देखते हैं क्या करना है। हुरिया, हुरिया किधर गुम हो गए हो? कब से आवाज़ें दे रही हूँ यार। हाँ, सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया कि तुमने क्या बोला। राहत की आवाज़ पर वो सोचों से बाहर आई। 4 माह हो गए थे उसकी प्रेगनेंसी को। राहत के बहुत समझाने पर भी वो जारून को बताने पर रजामंद नहीं हुई थी। पिछले कुछ दिनों से 2 आवारा लड़के उनका पीछा कर रहे थे। हर रोज़ वो छुट्टी के टाइम स्कूल से कुछ हट के खड़े होते थे। जब वो दोनों बाहर निकलती तो वो उनके पीछे पीछे चलते थे। मुंह से तो कुछ ना बोलते मगर बिला नागा वो उनका पीछा करते थे। वो दोनों सख्त परेशान थी। अकेली 2 लड़कियाँ थी और उनको उनकी रिहाइश भी मालूम थी। हुरिया की तबीयत पल में ख़राब हो जाती थी। कभी कोई चीज़ हजम ना होती तो पहले जो खाती थी फ़ौरन वॉमिट हो जाती थी। अब तो कुछ बेहतर थी मगर गर्म दूध, अंडे और गोश्त से उसे अभी भी मतली हो जाती थी। यार प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना, तुम्हें पता है ना मुझे मुश्किल होगी अकेले। राहत पैकिंग कर रही थी जबकि वो उसके पास रोनी सूरत बनाए बैठी थी। इसीलिए तो बोला था कि तुम भी साथ चलो, एंजॉय करना। अचानक ही राहत की बहन की शादी आ गई थी। इस सिलसिले में वो अब अपने आबाई गांव जा रही थी 1 हफ्ते के लिए। हुरिया को उसने साथ चलने के लिए बोला था मगर हुरिया को स्कूल से छुट्टियां नहीं मिली थी क्योंकि वो पहले भी अपनी तबीयत ख़राबी की वजह से काफ़ी छुट्टियाँ कर चुकी थी। कुछ वो इस तरह अनजान लोगों में जाना भी नहीं चाहती थी। राहत तो बहुत अच्छी थी, जाहिर है वहाँ बहुत से लोग होते होंगे, सबसे उसका तारुफ होता, सब उसकी फैमिली उसके शौहर के बारे में पूछते। सच शुक्र था कि वो लड़के हुरिया को आज कहीं नज़र ना आए थे। घर आके भी बोरियत थी। तबीयत पे हर वक्त वजनी सी छाई रहती। उसका 4th मंथ कंप्लीट हो चुका था। जिस्म पहले से थोड़ा सा भर गया था, हालांकि वो इतना फील नहीं होती थी। पहले नज़र में तो जिसको उसकी प्रेगनेंसी का पता ना होता तो वो जान ही नहीं सकता था मगर वो पहले से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। एक अलग ही रूप हो गया था उसका। राहत को गए आज दूसरा दिन था, संडे था, सो वो लेट ही उठी थी। नाश्ते से फ्री होकर वो मार्केट जाना चाहती थी। 1-2 चीज़ें लेनी थी। पर्स उठाती चादर ओढ़े बाहर निकली। नकाब करना उसे अभी भी नहीं आया था। कभी किया नहीं जो था मगर चेहरा छुपाना उसकी मजबूरी थी। सो वो मुश्किल से चादर संभालती एक
پلو ہاتھ سے پکڑ کر چہرے کے آگے کر لیتی تھی۔ مارکیٹ نزدیک ہی تھی، وہ پیدل ہی چل نکلی، کچھ گروسری کی، ایک دو اپنی ڈیلی یوز کی چیزیں لی، جلدی ہی وہ فری ہو گئی۔ سامان لے کر کاؤنٹر پر پہنچی جب ہی اس کی سماعتوں سے ٹکرانے والے نام نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ آ رہا ہوں بابا، صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے زارون شاہ؟ حوریہ جھٹکے سے پیچھے مڑی، کوئی بندہ موبائل کان سے لگائے بات کر رہا تھا۔ زارون شاہ؟ بنا آواز کے حوریہ کے منہ سے نکلا۔ وہ بھلا یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے کوئی اور زارون ہو۔ وہ دل میں خود کو تسلی دیتی بل پے کر کے جلدی سے آگے بڑھی، جانے کیوں وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں واقعی زارون شاہ ہی تو نہیں تھا۔ جلدی جلدی تو قدم اٹھاتی وہ باہر نکلی۔ اس کا خدشہ ٹھیک نکلا، سامنے ہی وہ بلیک جینس پر بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اپنے موبائل فون پہ نظر جمائے وہی تھا۔ یقیناً وہ اسی بندے کا ویٹ کر رہا تھا۔ 4 ماہ بعد دیکھ رہی تھی وہ اسے۔ دل کیا وقت رک جائے اور وہ یوں ہی کھڑا رہے اور وہ اسے دیکھتی رہے۔ میں نے اس کو دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا؟ کبھی سوچتی ساری باتیں بلا کے بھاگتی ہوئی اس سے جا کر لپٹ جائے، قید و بند کے سارے حدیں ہٹا دے، لیکن اگر وہ اسے منہ موڑ لیتا تو وہ کیا رہ جاتا اس کے پاس، جس رشتے کو بچانے کے لیے وہ اسے چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ آج وہ اسے سامنے دیکھ کر کمزور پڑ رہی تھی، آنکھیں چھلک پڑی، مگر وہ جذبات میں بہہ کے یہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے چہرہ مزید چادر میں چھپایا اور کانپتی لرزتی ایک سائڈ سے ہو کر آگے بڑھی۔ زندگی اس کے اتنی قریب تھی مگر وہ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ لاہور کیا کر رہے ہیں؟ کہیں میرا پتہ تو نہیں چل گیا تھا انہیں؟ اگر انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو؟ وہ بے دہانی میں سوچتی آگے بڑھ رہی تھی جب گاڑی کے ہارن پہ اچھلی۔ محترمہ، خودکشی کا ارادہ ہے کیا؟ ایک آدمی نے گاڑی سے باہر سر نکال کر ہانک لگائی۔ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ جلدی سے روڈ کراس کر گئی۔ گھر پہنچتے ہی وہ بستر پر ڈھہ گئی۔ آج کتنا قریب تھا وہ اس کے، مگر وہ چاہ کر بھی اس کو پکار نہیں سکتی۔ اتنا پاس ہو کر بھی وہ اس کو خود سے میلوں کے فاصلے پہ لگا۔ کیا انہیں پتہ ہوگا کہ میں بابا کے گھر پر نہیں گئی ہوں؟ اگر پتہ چلا ہوگا تو کیا انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی؟ وہ بھلا مجھے کیوں ڈھونڈنے لگے؟ ان کے حساب سے تو میں انہیں چھوڑ کر بلکہ مار کر جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی، اس کو وہی لیٹے لیٹے رو رو کے اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے۔ شدت سے بھوک کا احساس ہوا تو بھاری ہوتے سر کے ساتھ کسل مندی سے اٹھی۔ دل تو نہیں کر رہا تھا مگر پیٹ کو دل سے کیا لینا دینا۔ اس نے 2 سلائس کھا کے جوس کا گلاس پی لیا۔ اذان ہو رہی تھی، اس نے وضو کیا اور خوش و خضوع سے نماز ادا کر کے دعا مانگی۔ دل بوجھل سا تھا، جب سے اسے دیکھا تھا بے قرار تھا۔ کافی دیر وہ مسئلے پر بیٹھی، پھر اٹھ کے بچوں کے ٹیسٹ چیک کرنے لگی کہ تھوڑا دھیان ہی بڑھ جائے گا، اور پھر اسے ٹیسٹ چیک کرتے کرتے 8 بج گئے تو اس نے ٹیسٹ وہی بیڈ پر رکھے اور پسر کر لیٹ گئی۔ زارون کل ہی لاہور آیا تھا کمال کے ساتھ۔ کمال کو یہاں کچھ کام تھا مگر اس نے زارون کو بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ زارون بھی آج کل ویسے بھی بہت سٹریس میں تھا، پہلے حوریہ کی وجہ سے اور پھر مہمہ کے ساتھ ہونے والی واقعے نے، اس لیے وہ بھی ساتھ چلا آیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر اس کی آنکھ کھلی۔ یا اللہ خیر، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ راحت کو تو ابھی 3-4 دن بعد آنا تھا، کون ہو سکتا ہے؟ کہیں زارون تو نہیں؟ اس نے کہیں مجھے دیکھ تو نہیں لیا؟ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ اس وقت اکیلی تھی اور باہر جانے کون تھا؟ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کے دروازے کے پاس آئی۔ کون؟ ہم ہیں بلبل، دروازہ کھولو، بہت مشکل سے تو موقع ملا ہے اکیلے میں۔ وہ دراصل ہم 2 دن سے کچھ مصروف تھے، تمہاری دوست بھی نہیں ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اکیلا کر دیا۔ حوریہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ وہ دونوں آوارہ رات کے اس پہر اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا۔ دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ کھولو دروازہ ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ حوریہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مختلف آیات پڑھتی ہوئی اپنے موبائل کی طرف بھاگی۔ آج ہی اس نے اسے لاہور دیکھا تھا، ہو سکتا تھا وہ یہی ہو۔ ہاں، مجھے زارون کو کال کرنی چاہیے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس وقت سوال عزت کا تھا، اس کے بچے کی زندگی کا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے موبائل ملایا۔ معمولی سا موبائل، اس نے پہلی بار سیلری سے لیا تھا، نمبر بھی چینج تھا۔ بیل جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، دروازے کو اب زور زور سے دھکے مارے جا رہے تھے۔ اس نے پھر سے نمبر ملایا، چوتھی بیل پر کال ریسیو ہوئی۔ ہیلو، کون؟ وہ جو صبح کمال کے ساتھ فضول میں خوار ہو رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی آ کر سویا تھا۔ شاہ؟ حوریہ کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا۔ دوسری طرف زارون جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، بلا شبہ کال پر حوریہ تھی۔ اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا اس کے اس طرح پکارنے پر؟ فون پھر سے رنگ ہوا۔ وہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا مگر اٹھا لیا۔ اتنے مہینوں بعد اس نے خود فون کیا تھا۔ وہ اس کا مطالبہ جاننا چاہتا تھا۔ آج اس کے باپ کا یہ ناٹک بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ فون بند مت کیجیے گا پلیز، میری بات سن لے۔ اس نے روتے ہوئے اس کی منت کی۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ وہ روکے سے انداز میں بولا۔ شاہ پلیز آپ آ جائیں، حسن شاہ کی بیٹی کے لیے نہ صحیح، زارون شاہ کی بیوی کے لیے آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ریئلی؟ میری ضرورت؟ اور حسن شاہ کی بیٹی کو؟ واہ! اس نے تمسخرانہ کہا۔ نہیں، زارون شاہ کی بیوی کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ ابھی پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ 2 لڑکے میرے دروازے پر کھڑے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وٹ؟ کہاں ہو تم؟ وہ جلدی سے بستر سے اٹھا۔ میں لاہور میں ہی ہوں، ایڈریس بتاؤ۔ حوریہ نے جلدی سے ایڈریس بتایا۔ فون بند ہو چکا تھا۔
वो जगह होटल से पौने घंटे की दूरी पर थी, मगर वो गाड़ी चला नहीं रहा था, उड़ा रहा था जैसे। हुरिया मोबाइल थामे वॉशरूम में बंद हो गई, क्योंकि ज़ारून के आने तक उसे खुद को बचाना था। उनका क्या एतबार, दरवाज़ा कब तोड़े अंदर आन दम के। 20 मिनट बाद हुरिया को बाहर गाड़ी की टायरों की चड़चड़ाहट सुनाई दी। एक सुकून की लहर उसके रगों पे में सरायत कर गई। फिर वह ज़ारून शाह था और उसका अज़ली गुस्सा। वो बहुत बुरा मारता था। ज़मान की हालत देखकर ये बात हवेली में सब जान चुके थे। वो उन दोनों को रुई की तरह धनक रहा था। कहाँ वो मामूली सी सड़क चाप और कहाँ वो फौलाद जैसा पुलिस ऑफिसर। बाहर किसी को पिटने की आवाज़ें आ रही थी। उसे डर लगा कहीं वो लोग ज़मान को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो दो थे। वो भागकर दरवाजे तक आई। ज़ारून की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, मतलब वो उनकी टुकाई कर रहा था। पीछे ही पुलिस की सायरन सुनाई देने लगे। ज़ारून ने उन्हें पुलिस के हवाले करके गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा नॉक किया और बिना पूछे ही फट से दरवाज़ा खुल गया। सामने ही स्याह चादर में लिपटी हुई वो रोई रोई निढाल सी खड़ी थी। चेहरा इस वक्त कमलाया हुआ था। ज़ारून का दिमाग घूम गया था। उसे देखते ही तेज़ी से आगे बढ़ के उसने बाजू से दबोचा। क्या कर रही हो इधर? हाँ बोलो, मुझे सारे ज़माने में जलील करने की जो कसर रह गई है वो पूरी करना चाहती हो, या फिर दिमाग से बिल्कुल ही फारिग हो? उसने बुरी तरह से उसे झिंझोड़ा, जबकि उसकी सुर्ख अंगारे होती आंखों और लहजे से लपकती वहशत से बेजान होती वो सब भूलती बेसाख्ता आगे बढ़कर उसके सीने से लिपट गई। ज़ारून एक पल को जैसे पत्थर हो गया। वो हिचकियाँ लेते हुए रोती रोती एकदम होशो आवाज़ खो बैठी। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, ज़ारून ने उसे संभाला। वो बेहोश हो चुकी थी। ज़ारून ने उसे बाजुओं में उठाया और बाहर निकलता चला गया। होटल पहुंचकर उसे लाकर बेड पर लेटाया। वो शायद बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए होश खो बैठी थी। ज़ारून ने खुद को नॉर्मल करते पूछगछ का इरादा मुलतवी किया। कंफर्टर उस पर ठीक किया और खुद बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। सोच के दायरे गहरे होते गए। खुद भी सारे दिन का थका हुआ था। कुछ ये आसाबी झटका जो लगा, वो फिलहाल सोना चाहता था, मगर जानता था वो अब उसके साथ बेड शेयर नहीं कर सकता था। सो वही सिंगल सोफे पर नीम दराज हो गया। राहत बहुत बोझल और भारी थी। उसने एक नज़र उसको देखा और उठकर खड़ा हुआ। दिमाग उसे देखते ही एक बार फिर गर्म हुआ। अगर कल कोई ऊंच नीच हो जाती, अगर वो लाहौर ना होता, तो क्या करती वो? उसने फ्रेश होकर अपना सामान समेटा। चलो निकलना है अभी इस्लामाबाद के लिए। हुरिया जो उसकी कार्रवाई देख रही थी, उसके बोलने पर होश में आई। मुझे नहीं जाना इस्लामाबाद। हुरिया को जाने क्यों उसकी खामोशी और इतने ठंडे रिएक्शन पर चिढ़ हुई। उसे तो लगा था वो पूछेगा उससे, मगर वो तो बिल्कुल खामोशी साधे हुए था। मेरा दिमाग मजीद ख़राब मत करो और चलो। उसने हुरिया को ढिठाई खड़ी देख बाजू से पकड़कर अपने साथ खींचा और बाहर निकाला। गाड़ी में बैठा के वो अपनी साइड पर आया और गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। ज़ारून के दिमाग में क्या चल रहा था, हुरिया को अंदाज़ा ना हो सका। वो नाक की सीट पर गाड़ी चला रहा था। हुरिया ने उसके तने हुए चेहरे को देखा। चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। मेरे घर में मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसके अल्फाज की बाज़गश्त हुरिया को मारने को काफ़ी थी। उसका दिल करलाया ज़ारून के नज़रअंदाज करने पर। उन्हें तकरीबन 2 घंटे होने को थे होटल से निकले हुए। एक तो वो ज़ारून के इतने संजीदा से तासुरात से सजे चेहरे को देखकर होल रही थी, दूसरा भूख से बेहाल हो रही थी। अब उसमें मजीद बर्दाश्त नहीं थी। कुछ दूर उसे सड़क के किनारे गोलगप्पे बेचने वाला नजर आया। उसने बेइख्तियार ज़ारून का बाजू खींचा। ज़ारून प्लीज़ गाड़ी रोके। वो बच्चों की तरह मछली। उसके इस तरह अचानक उसका बाजू झिंझोड़ने पर ज़ारून ने उसे घूरा। प्लीज़ गाड़ी रोके, वरना मैं मर जाऊंगी भूख से। अब वो बाकायदा रो पड़ी थी। वो लोग बिना नाश्ता किए ही निकल आए थे, मगर उसमें रोने वाली क्या बात थी? ओके, आगे 10 मिनट तक एक रेस्टोरेंट आएगा, वहाँ से खा लेना। नहीं, मुझे वही गोलगप्पे खाने हैं। उसने सड़क की दूसरी तरफ इशारा किया। ज़ारून का अच्छे से याद था कि जब वो शॉपिंग के लिए गए थे, तब गोलगप्पों के बारे में उसकी राय खास अच्छी नहीं थी। उसके हिसाब से वो इस तरह के अनहाइजीनिक फूड खा के अपना गला नहीं ख़राब करना चाहती थी। ज़ारून ने हैरत से उसे देखा, जो अब मर रही थी गोलगप्पे खाने को। नाचार ज़ारू ने उसकी भीगी आंखों को देखकर गाड़ी टर्न करके उसने गोलगप्पे वाले के पास रोकी। गाड़ी रोकते ही वो जल्दी से उतरने लगी। ज़ारू ने उसे मना कर दिया था और खुद बाहर निकला। उसने एक गोलगप्पे की प्लेट लेकर उसकी तरफ बढ़ाई। वो नादीदों की तरह गोलगप्पों पर टूट पड़ी थी। ज़ारून गाड़ी से टेक लगाए खड़ा उसे ही देख रहा था। वो अब मज़े से खट्टा पानी पी रही थी। ज़ारून के यूँ देखने पर वो शर्मिंदा सी होती नज़रें झुका गई। बस या और? उसको यूँ शर्मिंदा से देखकर वो कुछ नरम पड़ा। नहीं बस, वो मध्यम सा बोली। ज़ारू ने एक और प्लेट लेकर उसकी तरफ बढ़ाई और गाड़ी से दूर चला गया ताकि वो आराम से खा सके। हुरिया ने वो प्लेट मिनटों में झट कर दी। भाई सुने, उसने गोलगप्पे वाले को बुलाया। भाई ये पानी थोड़ा और मिलेगा? उसने झिझकते हुए पूछा। जी मैडम, अभी लाया। उसने कटोरी पानी के भर के उसे थमाई। ज़ारून को तो अब गश पड़ने लगा था उसकी अजीब हरकतों से। वो जल्दी से आगे बढ़ा। बस करो, अब गला ख़राब नहीं होगा तुम्हारा? उसने उसे झड़का। वो मुंह बसोड़ के बैठ गई। ज़ारू ने गोलगप्पे वाले को पैसे थमाए और गाड़ी में आकर बैठा। हुरिया अब सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गई। खामोशी का राज था गाड़ी में। हुरिया शायद सो गई थी, या शायद वैसे ही आंखें बंद किए हुए थी। वो लोग इस्लामाबाद से घंटे की दूरी पर थे। ज़ारून को खुद अब भूख सता रही थी, तो उसने गाड़ी रेस्टोरेंट के आगे रोकी। उतरो।
उसने हुरिया की साइड पर आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो चादर संभालती उसके साथ हो ली। हुरिया कशमकश का शिकार थी कि क्या मंगवाए, क्योंकि आजकल उसे यूं ही कोई चीज़ अच्छी लगने लगती थी और कभी अपनी पसंदीदा चीज़ उसे नापसंद लगने लगती। वो नहीं चाहती थी यहाँ पब्लिक प्लेस पर वॉमिट करे। मुझे मैंगो आइसक्रीम ला दे। ज़ारून ने आराम से अपना ऑर्डर नोट करवाया। हाँ यार, बस कुछ इमरजेंसी हो गई थी इसलिए वापस आना पड़ा। बाकी फिर मिलकर डिस्कस करेंगे। वो कॉल पे बात कर रहा था जब वेटर ने खाना सर्व किया। ज़ारून ने खाना शुरू किया। वो इधर उधर देखने में मसरूफ़ थी। उसकी आइसक्रीम अभी सर्व नहीं हुई थी। हुरिया की नज़र सामने पड़े चिकन के ऊपर कटे हुए लेमन के स्लाइस पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आया। दिल क्या हाथ बढ़ा के उठा ले, मगर फिर मुनासिब ना लगा। ज़ारून शायद उसके एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा चुका था, सो खामोशी से वो डिश उसकी तरफ खिसकाई। नो, मुझे नहीं खाना ये। उसे मीट से बनी हुई कोई चीज़ भी खाने से वॉमिट हो जाती थी आजकल। टेस्ट कर लो जब तक तुम्हारी आइसक्रीम आती है, ज़ारून ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। हुरिया ने अल्लाह का नाम लेकर एक पीस अपने प्लेट में निकाला। स्वीट एंड सावर चिकन बना हुआ था। पहली बाइट पर हुरिया का जी मतलाया। उसने लीमू निचोड़ा और फिर खाया। अब की बार उसको अच्छा लगा। फिर उसने एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा पीस उठाया। अरसा बाद यूँ पेट भर के खा रही थी वो, वरना जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी वो कुछ खा पी ही नहीं पाई थी ढंग से। उसे यूँ रग़बत से खाते देख ज़ारून को थोड़ी सी हैरत भी हुई, क्योंकि वो बहुत थोड़ा खाती थी। काफ़ी कॉन्शियस थी वो अपने फिटनेस को लेकर। चिकन के बाद उसने आइसक्रीम से भरपूर इंसाफ किया। अच्छे से सेर होके खाने के बाद अब उस पर अब गनुदगी सी छाने लगी थी, सो वो आराम से सीट से सर टिकाए नींद के मज़े ले रही थी। इस सारे टाइम में ना ज़ारून ने उसे कुछ पूछा और ना ही हुरिया ने कोई वजाहत देने की कोशिश की। वो इस्लामाबाद के हुदूद में दाखिल हो चुके थे। हुरिया का सर अब ज़ारून के कंधे पर टिका हुआ था। ज़ारून ने उसकी नींद ख़राब होने की वजह से उसका सर नहीं हटाया। गाड़ी अब हसन शाह के घर के रास्ते पर थी, मतलब वो उसे साथ नहीं ले जाने वाला था। गाड़ी झटके से रुकी तो हुरिया हड़बड़ा के उठी। बमुश्किल आंखें खोलकर सिचुएशन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। इतने में ज़ारून ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। बाहर निकलो। अंदाज बिल्कुल बेगाना था। मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ रहना है। वो मेरा मसला नहीं है। मैं तुम्हारे बाप के हवाले तुम्हें करके जाऊँगा। उसके बाद जहाँ दिल करे चली जाना, और अपने बाप को बता के जाना, ताकि वो मुझे कॉल्स कर कर के परेशान ना करे। ज़ारून ने उसे बाजू से पकड़ कर गाड़ी से निकाला। मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना, वो चिल्लाई और अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वाया। तुम्हारे तो अच्छे अच्छे भी जाएंगे। उसने फिर से उसकी कलाई को दबोचा, गेट की तरफ बढ़ा। मुझे हवेली जाना है। नामुमकिन, अब तुम्हारे लिए उस हवेली में कोई जगह नहीं है। वो उसकी तरफ मुड़ता करख्त लहजे में बोला। तो क्या उस हवेली में ज़ारून शाह के बच्चे के लिए भी कोई जगह नहीं है? हुरिया ने उसका गिरबान पकड़कर सवाल किया। ज़ारून के सर पर जैसे धमाका हुआ। उसने हुरिया को खुद से दूर किया। आपकी मुजरिम हसन शाह की बेटी है तो सिर्फ हसन शाह की बेटी को ही सज़ा दे। ज़ारून शाह के बच्चे का इन सब में क्या कसूर? बिलाखिर उसे बोलना ही पड़ा। ज़ारून की आंखों में हैरत व बेयकीनी वाज़ेह थी। मेरे तो ये बाप का घर है, मुझे यहाँ रहने में कोई मसला नहीं है, मगर आप देख ले कि आपका बच्चा हसन शाह के घर में महफूज रहेगा क्या? बहुत हिम्मत करके उसने उसकी आंखों में देखकर सवाल किया। ज़ारून के जहन में जमाका सा हुआ। वो गोलगप्पे, खट्टा पानी, नींबू, सब वाज़ेह होता चला गया था। उसकी अजीबो-गरीब हरकतों का पस मंज़र अब वाज़ेह हुआ। उसने एक ट्रांस की कैफियत में स्याह चादर में छुपे उसके वजूद पर गहरी नज़र डाली। इस घर का रास्ता मुझे नहीं भूला कि आपको मुझे यहाँ लाना पड़े। ये दर मैंने खुद छोड़ा था। हुरिया का लहजा बहुत कुछ वाज़ेह कर गया था। मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। बस एक आखिरी बार हसन शाह की बेटी पर यकीन कर ले। मैं आपका बच्चा आपके हवाले करके खुद चली जाऊंगी। एक भी लफ्ज़ उस सारी गुफ्तगू में ज़ारून के मुंह से नहीं निकला था। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और वापस गाड़ी की तरफ लिए मुड़ा। ये तो तय था कि वो अपने बच्चे पर हसन शाह की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहता था। हवास जैसे खो गए थे, सब गडमड हो रहा था। जामिद खामोशी थी और सोचों का जाल था। गाड़ी हवेली में दाखिल हुई तो वो उसे गाड़ी में ही छोड़ता तनफन करता अंदर चला गया। हुरिया आंसू पीती बाहर निकली। बेशक यहाँ उसने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। सब ने उसे बहुत मोहब्बत दी, मगर उसने क्या किया उनके साथ? जाने सबका रवैया कैसा होगा उसके साथ। वो छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ी। अंदर दाखिल हुई तो सामने ही बीजान, उरूसा, शहाना और उष्ना बैठी हुई थी। उसको देखकर एक बार फिर सब हक्का बक्का रह गई। पहले ज़ारून तनफन करता ऊपर गया, फिर पीछे पीछे हुरिया दाखिल हुई, जिसका मतलब था ज़ारून के साथ आई है वो। बीजान ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया तो वो दहलीज से आगे बढ़ी। हद है भाई, लोगों में ज़रा भी शर्म नहीं रही। जैसे तुम इतना सब करके यहाँ किस मुँह से आई हो? बीजान के आंखें दिखाने के बावजूद उरूसा बेगम ने हुरिया के लत्थे लिए। हुरिया खामोश मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी थी। और ये ज़ारून ने तो हमें तुम्हारा नाम लेने तक से मना कर दिया था, अब खुद तुम्हें उठा के फिर से ले आया है। ये तो वही हिसाब हो गया, आबेल मुझे मार। उरूसा क्या हो गया है? देख नहीं रही इसकी हालत ठीक नहीं लग रही? खामोश हो जाओ। उसने बेटा तुम लेकर जाओ इसको इसके कमरे में। बीजान, हुरिया, चलो उठो कमरे में। उष्णा ने हुरिया का हाथ थाम कर उठाया और वो उसके साथ ऊपर को चल दी। बाकी सब की तरह मेहमा और इरहा भी उसे देखकर हैरान रह गई थी। मेहमा ने खफगे से मुंह मोड़ लिया।
उस लड़की की वजह से उसके भाई ने कितनी अजियत सही थी। अलबत्ता इरहा ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया। वो मुजरिम सी बनी बैठी थी। एक उसकी हालत ऐसी थी, फिर सफ़र ने भी उसे अच्छा खासा थका दिया था और उन सब के रवैये उसके असाब चटकने लगे थे। कुछ देर बाद मुलाज़िमा बीजान का पैगाम लेकर आई कि हुरिया उनके कमरे में आए। वो शिकस्ता कदमों से चलती बीजान के कमरे में दाखिल हुई। वो सामने ही अपने बेड पर बिराजमान थी। हुरिया बेड के कोने पर टिक गई। क्या फिर ज़ारून ने ज़ोर ज़बरदस्ती की तुम्हारे साथ? नहीं, बल्कि मैं ज़बरदस्ती उनके साथ आई हूँ। वो तो मुझे लाना ही नहीं चाहते थे। बीजान को हैरत नहीं हुई थी उसकी बात पर। यहाँ मेरे पास आओ। हुरिया उनके बहुत करीब हो गई। मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था? किस लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? हुरिया उन्हें सब बताती चली गई। हसन शाह का उसे बेहोशी की दवा बोलकर जहर देना, फिर उसको मिलने के लिए बुलाना, किसी तरह ज़ारून को वो दवा पिला के निकलने का प्लान। आप यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उस शीशी में जहर है। तो फिर इस तरह बिना अपनी सफाई की क्यों चली गई थी? मैं डर गई थी बीजान। आपने बोला था कि आप ज़ारून को बोलेंगी कि वो मुझे छोड़ देगा तो वो मुझे छोड़ देगा। आपकी बात से रूगर्दानी की जुर्रत नहीं करेगा। मुझे पता था, मैंने उनका यकीन तोड़ा है। वो वाकई मुझे छोड़ देते, इसलिए मैंने मंदिर से हटना मुनासिब समझा। तो अब किस बात से ने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है? क्या चाहती हो खुल के बताओ मुझे। बीजान मुझे नहीं पता, मगर मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। क्यों? बीजान जैसे अपने मतलब की बात उगलवाना चाहती थी। क्योंकि आप सब यहाँ हैं। सिर्फ हम सब? बीजान मुस्कुराई तो हुरिया मारे शर्म के कुछ बोल ही ना पाई। मेरा बेटा बस थोड़े गुस्से का तेज़ है, दिल का बुरा नहीं है, और अगर अब तुम उसके बगैर नहीं रह सकती तो उसे मनाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। सच पूछूं तो मैं भी तुमसे खफा थी, मगर वो कहते हैं ना, असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। तो बस जो खुशी तुम्हें हमें देने जा रही हो, उसके बदले में मैं तुम्हारे सब कसूर माफ़ कर दिए हैं। बीजान ने उसे प्यार से साथ लगाकर उसका माथा चूमा। आपको आपको कैसे पता? वो हया से टूटती बात भी मुकम्मल ना कर सकी। उम्र गुजरी है हमारी, ज़माने के सब रंग देखे हैं मैंने। ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव से होकर यहाँ तक आए हैं हम। तुम ये चादर में खुद को छुपा के ज़ारून से तो छुपा सकती हो, मगर मैं तुम्हारा चेहरा देख के ही पहचान गई थी। अल्लाह तुम दोनों को नेक और साले औलाद से नवाजे। अरसे बाद उस हवेली में किलकारियाँ गूंजेंगी। और एक बहुत पते की बात बताऊँ, ज़ारून को छोटे बच्चे बहुत पसंद है, ख़ासकर लड़कियाँ। जब फरवा पैदा हुई थी तो ज़ारून से फरवा को पकड़ना जान जोखों का काम हो गया था। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता फरवा बड़ी हो गई तो उसे यह एतराज़ हुआ कि वो क्यों बड़ी हो गई है। उसके ख्याल में बच्चे बस छोटे ही रहने चाहिए। तुम उसकी औलाद को अपनी कोख में उठाए हुए हो, वो तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेगा। बस हिम्मत रखना, शुरू में गुस्सा करेगा, तुम बर्दाश्त करना, और अगर ज़्यादा तंग करे तो मुझे बताना, मैं कान खींच लूँगी उसके। उसे बहुत हौसला हुआ था बीजान की बातों से। उनकी सपोर्ट से वो आगे के मराहिल भी तय कर लेगी। यकीनन इस घर को जोड़े रखने में बीजान का बहुत बड़ा रोल था। मर्द तो बाहर के कामों में उलझते रहते हैं, घर को घर तो औरत ही बनाती है। वो वही बीजान की गोद में सर रखकर लेट गई। वो उसे बहुत कुछ बता रही थी, समझा रही थी, प्रेगनेंसी के हवाले से उसको गाइड कर रही थी, मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात के बारे में, फिर माँ और बच्चे के रिश्ते के बारे में, माँ की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, कैसे उसको अपने बच्चों की परवरिश करना होती है। वो सब भूले मज़े से लेटी उनकी दिलचस्प बातें सुन रही थी। कुछ खाओगी? मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं बीजान, अभी बिल्कुल भी दिल नहीं करा। कोई टाइमिंग नहीं है, वक्त बेवक्त भूख लगती है। कभी जो चीज़ अच्छी लगती है फिर वही चीज़ नापसंद लगने लगती है। परेशान नहीं होते? एक जान से नई जान पैदा करना अगर इतना आसान काम होता तो माँ का दर्जा इतना अफजल ना होता। बीजान ऐसे ही छोटी छोटी बातों से उसका हौसला बढ़ा रही थी जब ही ज़ारून वहाँ आया। यहाँ आओ। बीजान उसके सदके वाली हुई। हुरिया ने बर्फ की रफ्तार से उठकर अपनी चादर दुरुस्त करके फैलाई। किधर की तैयारी है इस वक्त? उन्होंने लाट से पूछा। काम है, कुछ घंटों तक लौट आऊँगा। उसने हुरिया को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। अगर तुम यूं ही मसरूफ़ रहोगे तो मैं हुरिया को अपने पास रख लूँगी, उसकी ज़रूरत नहीं। तो बेटा जी, अगर आप सारा दिन ड्यूटी और फिर रातों को भी ज़रूरी कामों में मसरूफ़ रहोगे तो बच्ची अकेले कैसे रहेगी? मैं इस हालत में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुम ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पर मैं कोई दबाव नहीं डालूंगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत। बीजा ने लोहा गर्म देखकर फ़ौरन चोट लगाने वाली बात की। वो नहीं चाहती थी कि वो हुरिया से बेखबर हो। बच्ची ने अपने कारनामे नहीं सुनाए होंगे ना आपको? और पहले बड़ा बच्ची मेरे साथ रहती थी। वो मुंह में बड़बड़ाया। क्या मुंह में मन मन कर रहे हो? बीजा ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। मैं अगर ये जिम्मेदारी ना उठाना चाहता तो ये इस वक्त यहाँ नहीं, अपने बाप के घर पर होती। वाकई कुछ काम है, 1 घंटे के लिए तो इजाज़त दे दे फ़िलहाल मुझे। वो उनके आगे सर झुका के बोला। जीते रहो, अल्लाह सेहतमंद औलाद से नवाजे। बस गुस्से का तेज़ ना हो। तुम दोनों का जोड़ा सलामत रखे। बीजा ने उसका माथा चूमकर दुआ दी। हुरिया को फिर यहाँ ही रखूँ या महमा के पास शिफ्ट कर दूँ? तुमने बताया नहीं कुछ। जैसे ही दरवाजे तक वो पहुंचा बीजान ने फिर से हाँक लगाई।
میں انہیں کمرہ بدل کر کے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی سب کی نظروں میں سوالیہ نشان بنانا چاہتا ہوں جیسے کبھی انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اس لیے آپ انہیں ان کے کمرے میں ہی بھیج دیں۔ وہ سنجیدہ سا کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے الفاظ کی بازگشت پر اس کا دل قطرہ قطرہ پگھلتا کرلایا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو سب یاد آنے لگا۔ فلم کسی چلنے لگی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ لڑائیاں، وہ نوک جھوک، وہ شرارتیں، اس کی غربت کے دلکش رنگوں سے سجی رات یاد آتے ہی اس دشمن جاں کا لمس اس کو اپنے جسم پر محسوس ہونے لگا۔ وہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ سب ویسا ہی تھا اپنی جگہ پر، مگر وہ دونوں ویسے ہی نہیں تھے۔ زارون کی پورٹریٹ کے سامنے کھڑی وہ حسرت و محبت سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جب وہ پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی تو اس کا دل کیا تھا کہ اس کمرے کے مکین کی یہ شاندار سی تصویر اتار کر باہر پھینک دے۔ وہ گزرے وقت کو یاد کرتی تلخی سے مسکرائی۔ آج وہ شخص رگوں میں لہو کی مانند سرایت کر چکا تھا۔ وہ پھول پر اس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر اب وہ بے رخی اور نظر اندازی کی مار مار رہا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ واقعی بہت تھکن ہو رہی تھی، جلد ہی نیند نے آن لیا تھا اسے۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چینل کو میرے سبسکرائب کر لیں۔ یہ میرا نیا چینل ہے، میں نے بہت محنت کی تھی اپنے پہلے چینل پر بھی، لیکن کسی وجہ سے یوٹیوب نے میرا چینل ڈی مونیٹائز کر دیا ہے، اور میں کافی دل شکستہ ہو کے اس چینل میں آپ سب کے ساتھ اس کہانی کے ایپیسوڈ اپلوڈ کرے ہوں۔ تو پلیز آپ لائک کرتے جائیں، میرے چینل کو سپورٹ کر لیں۔ اس سے کیا جائے گا آپ کا، صرف لائک اور سبسکرائب ہی تو کرنا ہے، لیکن میری بہت حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں آپ سب کے دل سے مشکور ہوں گی اگر آپ میرے چینل کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آج کی ایپیسوڈ تھوڑی سی چھوٹی تھی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کل کی ایپیسوڈ تھوڑی سی لمبی ہو۔ تو بس اب ہوگی آپ سب سے کل کے ایپیسوڈ میں ملاقات۔ کل کا ایپیسوڈ میں وعدہ کرتی ہوں کہ بہت ہی رومانٹک اور کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو ہوگی آپ سب سے کل کے ایپیسوڈ میں ملاقات۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔